एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आया था आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते थे एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स को। इसमें बेसिकली ड्यूटीज, बजट आइटम्स और अदर थिंग एवरीडे के इंक्लूड किए जाते थे। बेसिकली कोई विक्टिम है, पब्लिक आस्क करती थी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, तो ये जो सच राइट्स होते हैं ये रिपोर्ट किए जाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में, एंड मेड अवेलेबल बाय द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर। इसके बाद इंटरनल अफेयर रिपोर्ट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। बेसिकली एक ऐसा रिपोर्ट होता था, ये इंटरनल अफेयर्स यानी कि कंपनी के अंदर जो मिसकंडक्ट किए जा रहे हैं उसके लिए रिपोर्ट कंपनी का कोई एम्प्लॉय कराना चाहता है तो पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ इंटरनल अफेयर रिपोर्ट्स करा सकता था। इसके बाद देखो समन एंड वारंट मैंने आपको पढ़ा दिया था। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से ही रिलेट है। ठीक है, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा फिर आपकी इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। इसके बाद समन एंड वारंट क्या था? समन आपका अपीयरेंस होता था एंड वारंट आपका क्या होता था? अरेस्ट पर्पस के लिए पनिशेबल फॉर डेथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विद द टर्म ऑफ 2 years। इसके बाद विक्टिम कौन होते थे? विक्टिम एक ऐसा पर्सन होता था जिसने सफर किया लॉस इंजरी। इसके बाद देखो मैंने आपको पढ़ाया था क्या फंक्शनरीज है कोड। फंक्शनरीज अंडर द कोड: स्टेट, जज, पुलिस, विक्टिम, एक्यूज, एडवोकेट, विटनेस। पुलिस आपको बेटा बताइए, पुलिस में बेसिकली आपके डीजीपी, आईजीपी, एसपी ये सारे आते थे। ये जो नोट से प्रोवाइड है ना बेटा आप सबको, सीमा किरण आपको पहुंच गए नोट से वाले? यस सर, पहुंच गए। इसके बाद देखो प्रोसिक्यूटर कौन होते थे? प्रोसिक्यूटर जिसने गलत किया किसी इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। अभी ये बेसिकली जो स्टेट इन विच a trial is represented by public prosecutor, it is noted that public prosecutor and assistant public prosecutor represent the court, state not the accused। कहने का मतलब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करते थे स्टेट को। इसके बाद देखो आप डिफेंस काउंसिल, प्रिजन अथॉरिटीज, जैसे तिहाड़ जेल हो गया, ये हमने कर रखा है पिछली क्लास में। फिर मैंने आपको बताया था अरेस्ट एंड राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में सबसे पहला अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, वो बिना किसी ऑर्डर के मजिस्ट्रेट से। अगर किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो बेसिकली ऑफेंस क्या होते हैं? ये आपके मर्डर, रेप, रॉबरी होते हैं। कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया विदाउट वारंट अगेंस्ट अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। कहने का मतलब है किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया गया जिसके पास कोई वारंट नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का। तो ये पुलिस ऑफिसर एक अथॉरिटी अरेस्ट करने की पर्सन विदाउट अ वारंट एज बेसिकली जो इंफॉर्मेशन जिसकी हमें मिली है उसको। अभी अरेस्ट नेसेसरी कहाँ होते हैं? जब आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस चल रहा है, कोई बंदा फर्दर ऑफेंस बार बार करे जा रहा है, डिसअपियरिंग एविडेंस हो रहे हैं, एविडेंस का डिसअपियरेंस हो रहा है, प्रेजेंस हो पर्सन की कोर्ट में। इसके बाद देखो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोक्लेन ऑफेंडर होना चाहिए, स्टॉलन प्रॉपर्टी, ऑब्स्ट्रैक्ट, डिजर्ट फ्रॉम आर्मी। डिजर्ट यानी कि छोड़ देना, आर्मी क्विट कर देना। एक्स्ट्राडिक्शन यानी कि अ पर्सन ने कोई ऑफेंस किया आउटसाइड द इंडिया किया। रिलीज कन्विक्ट, कोई रिलीज कन्विक्ट है उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया। अनदर पुलिस स्टेशन, कोई ऑर्डर रिसीव्ड हुआ जिसमें राइटिंग एंड ओरल। अब इसके बाद देखो आप अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करा सकता है? उसकी प्रेजेंस में कोई नॉन अवेलेबल है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। बेसिकली दो कंडीशन होनी चाहिए, जो पर्सन उसने नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया या फिर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पढ़ा था जिसमें इम्प्रिजनमेंट होगी होगी 2 years की। नॉन अवेलेबल में आपका मर्डर, रेप और रॉबरी आते थे। और कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब पहले से ही कोई गुनाह कर रखा है उसने। जब आपका बेटा लॉ क्या कहता है, कोई अगर कोई क्राइम करता है
तो जो पुलिस के बिहाफ पे क्रिमिनल बन जाता है, आगे चल के कोई भी क्राइम करेगा तो पुलिस उसी को कन्विक्ट मानेगी, उसको सस्पेक्ट हरदम से मानेगी। ठीक है। इसके बाद देखो अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट को हमने क्या था पिछली क्लास में, लोकल जुरिडिक्शन। बेसिकली सेक्शन में दो कंडीशन होती है। ऑफेंस आपका मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए था, मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर लेगा, या फिर कोई लोकल जुरिडिक्शन में आपका ऑफेंस हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ सीमा। जी, ये ना थोड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल कौन कौन से होते हैं, किस ये नहीं समझ में आया सर। रुको मैं समझाता हूँ एक मिनट। ये रहा देखो, आप स्क्रीन दिख रही है आपको। यस सर। बेसिकली जितनी भी सीरियस ऑफेंस है जैसे मर्डर, रेप, रॉबरी, ये बेसिकली जो आईपी ऑफेंस अडर अंडर लॉ अदर देन द इन आईपीसी विच आर पनिशेबल विथ 3 years इम्प्रिजनमेंट और मोर। कहने का मतलब है एक ऐसे ऑफेंस जो आईपीसी में नहीं आते जो कि पनिशेबल है 3 साल से ज्यादा। जैसे कि आपने किसी का मर्डर किया है, या किसी स्टेट के खिलाफ कोई वेजरिंग एक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते विदाउट वारंट। क्लियर। जैसे कि कोई अपने घर में बम बना रहा है, तो बेसिकली उस पर्सन को सस्पेक्ट मान के क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब पुलिस के पास एक लीगल ड्यूटी होती है इन्वेस्टिगेट करने का बिना डायरेक्शन मजिस्ट्रेट के। अब जैसे किस कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि इस घर में जो पर्सन है कि टीनेंट है वो लोग बम क्रिएट करे, तो बेसिकली पुलिस के पास एक लीगल अथॉरिटी है, वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बेसिकली ये जो ऑफेंसेस होते हैं आर कंसिडर्ड पब्लिक रॉन्ग के लिए होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एंड देयरफॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर लेफ्ट किया जाता है किसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। यहाँ तक क्लियर है सीमा, आगे चले हम। यस सर, अब क्लियर। नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस कौन से होते हैं, बेसिकली आपके लेस सीरियस होते, इतने सीरियस नहीं होते, इनमें 3 साल से कम की पनिशेबल होती है। इसमें जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिए गए बेटा, जैसे कि हम अब सम्मन के लिए बुलाया गया अपीयरेंस के लिए, और हमने उसको अब्सकॉन्डिंग कर दिया यानी कि मना कर दिया, या फिर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी किसको, पब्लिक ऑफिसर को, तो ये बेसिकली कौन से हो गए, नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस हो गए। ठीक है ना। इसके बाद देखो, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं, बस में बिना टिकट के ट्रैवल किया, मेट्रो में बिना टिकट के ट्रैवल किया, मेट्रो दिल्ली मेट्रो में हमने किसी के साथ कोई गाली गलौज की, पुलिस ऑफिसर के साथ मिसबिहेव किया, तो ये बेसिकली कौन से ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस होते हैं। पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती अरेस्ट करने की विदाउट वारंट, पुलिस के पास कोई ड्यूटी नहीं है, पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है ना। नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस आपके प्राइवेट रॉन्ग होते हैं, मतलब खुद से जो पब्लिकली ना हो, और इसका जो प्रोसिक्यूशन है वो किसके पास होता है, प्राइवेट पर्सन के पास होता है। क्लियर है बेटा, आगे चले हम। यस सर। किरण आपको क्लियर है कॉग्निजाइबल और नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस। ओके सर, ओके। अब देखो बेटा, बेसिकली हमने ये सारी कहते तो मैंने इन्वेस्टिगेशन तक छोड़ा था, मैं वहां से स्टार्ट कर दूं क्योंकि टाइम फिर बहुत वेस्ट होता है हमारा। ठीक है ना। एक मिनट, कहाँ तक छोड़ा था सीमा, आपको याद है कुछ? हाँ यहाँ छोड़ दिया था मैंने, यहीं से कराना था। अब देखो मैंने आपको बताया जैसे कोई क्राइम होता है तो हमें रिपोर्ट लिखवानी, तो रिपोर्ट में सबसे पहला क्या आता है आपका, एफआईआर आता है। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। ठीक है ना। तो देखो, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, सेक्शन 154 है आपका एफआईआर का। अब ये एफआईआर आपका डिफाइंड नहीं है आईपीसी में। बेसिकली एफआईआर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, किससे प्रिपेयर किया जाता है, पुलिस से। क्लियर है यहाँ तक सबको? बेसिकली जो पुलिस रिपोर्ट है, कंप्लेन किसके, कौन करवाता है, विक्टिम करवाता है, किसके खिलाफ करवाता है, जो कौन है, जिसने कोई क्राइम कंडक्ट किया है। जैसे कि आपका डिफेंडेंट है, प्लांटिव कराएगा किसके बिहाफ पे, डिफेंडेंट के बिहाफ पे। अब देखो, एनीवन कैन रिपोर्ट द कमीशन ऑफ कॉग्निजाइबल ऑफेंस आइदर ओरली और रिटन। कहने का मतलब है कोई भी अपने ऑफेंस को ओरली या राइटिंग बोल सकता है। अगर ओरल है तो उसको राइटिंग में कन्वर्ट करा जाएगा किससे, पुलिस ऑफिसर से।
कहने का मतलब है जैसे मैं एफआईआर लिखवाने गया हूँ, अब मुझे बेटा मेरे को लिखना नहीं आता। वो मेरे को पहले क्या होता था, अब तो एफआईआर क्या ऑनलाइन भी होता है, पहले क्या होता था, पहले पुलिस ऑफिसर उसे एक पेपर में लिखता था, ठीक है ना। अब वो क्या कहता है पुलिस ऑफिसर कि आप पढ़े लिखे तो आप खुद से लिख दीजिए। अब सपोज वो पढ़ा लिखा नहीं, तो मुझे क्या बोला जाता था, आप ओरल ओरल बोलिए और मैं पुलिस ऑफिसर एज उसको रिटर्न राइटिंग में लिख दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली अब क्या टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो एफआईआर आपका ऑनलाइन पोर्टल से भी फाइल किया जाता है। जैसे किसी का मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल थेफ्ट हो गया, कोई चेन थेफ्ट हो गई, तो बेसिकली एफआईआर ही कराया जाता है पहले, ठीक है ना। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, कहने का मतलब है किसी वुमेन ने अपने खिलाफ कोई कमिट हुआ है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर के पास जाएगी। कोई एफआईआर लिखने से रिफ्यूज कर दे तो किसको कंप्लेन कर सकता है, वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डीसीपी कंसर्न को, ठीक है ना? या मान लो कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई, तो जो एग्रीड पर्सन, जो प्लांटिफ है, प्लांटिफ कंप्लेन किस में करेगा, किसके बिफोर अ कंसर्न कोर्ट विच सेटिस्फाइड डाटा। कहने का मतलब है कोर्ट को एक अपील लिखेगा, कोर्ट को एक लेटर लिखेगा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो मेरे मेरे लिए मेरा एफआईआर कंप्लेन नहीं लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कंसर्न कोर्ट है, ठीक है ना, कंसर्न कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करेगा कि एक रजिस्टर करो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करो। क्लियर है बेटा? यहाँ तक चले आगे हम सीमा। यस सर। अब अब देखो पावर टू इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करना था हमें, ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिनमें इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर से कम की होती है। पुलिस को परमिटेड नहीं है कि वो अरेस्ट करे विदाउट अ वारंट और इनिशिएट एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन विदाउट अ मजिस्ट्रेट अप्रूवल। क्लियर है यहाँ तक? कोई आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को परमिशन नहीं दी गई अरेस्ट करने की बिना वारंट के, और कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल। पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट परमिशन ले सकती है। पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेन है, डायरेक्ट करेगी किसके पास, जुरिडिक्शन है। बेसिकली जुरिडिक्शन क्या होता था, आपका एक ऐसा प्रोसेस होता था जिसमें हम डिग्री प्रोवाइड करते थे, डिग्री यानी कि जजमेंट प्रोवाइड करते थे। क्लियर है यहाँ तक? इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट की जाती है, जब मजिस्ट्रेट उसकी परमिशन देगा। अब देखो पावर ऑफ द पुलिस विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि पावर क्या क्या है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखो एफआईआर अगर फाइल की गई पुलिस स्टेशन में, तो जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, तो पुलिस क्या करेगी, प्रोसीड करेगी अरेस्ट विदाउट वेटिंग फॉर अ कोर्ट वारंट। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते थे, जैसे कि आपका मर्डर है, तो मर्डर में बेसिकली पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी कोर्ट वारंट के। इसके बाद देखो अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो पुलिस को अब सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, एफआईआर लॉन्च करेगी। एफआईआर के बाद उस पर्सन को अरेस्ट कर देगी। सपोज अगर क्राइम सीन आपका आउटसाइड पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन है, तो क्या होगा, जो कंसर्न ऑफिसर वो रजिस्टर करेगा रिपोर्ट को और सेंड करेगा पुलिस स्टेशन विद जुरिडिक्शन। क्लियर है बेटा? कहने का मतलब है जैसे कि किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो पुलिस ऑफिसर्स क्या कहते हैं, आप अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाइए। तो सेम बात इसी में कह रहा है कि आपकी अगर आपका जो क्राइम आपके साथ हुआ है, अगर वो सेम एरिया में हुआ है तो आप अपने सेम एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन एफआईआर को लॉन्च करिए। बट अगर आपका क्राइम एरिया सेम पुलिस स्टेशन सेम एरिया में नहीं हुआ है, मतलब आउटसाइड हुआ है, जैसे दिल्ली से किसी जनकपुरी में, तो आपको जनकपुरी में जाके जनकपुरी पुलिस स्टेशन में जाके उसकी एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। क्लियर है बेटा? बट इन द केस ऑफ मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता आपका। इसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन देखो आपका स्टार्ट कब होता है, जब पुलिस स्टेशन को बिलीव हो जाता है कि उस कोई कमिटेड हुआ है, कमिटेड कोई ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहीं से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद देखो पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो उसको रिक्वायर्ड है कि मजिस्ट्रेट से जुरिडिक्शन को स्टार्ट कराए।
पुलिस ऑफिसर के पास एक डेलीगेट है सम सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेट करेंगे स्पॉट को। क्लियर है बेटा? आगे चले हम। अब देखो, सेंडिंग अ पुलिस रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। मैंने आपको पहले बोला बेटा, अगर पुलिस रिपोर्ट आपकी फाइल हो जाती है, जिसको एफआईआर बोल सकते हैं, एफआईआर होने के बाद अगर कोई मर्डर हुआ है, ठीक है ना, तो सेम जो पर्सन को हमने अरेस्ट किया उसी सेम पर्सन को हमें अपीयर करना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है ना। कंसर्न कोर्ट कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब तक उसको अपीयर करना है? विद इन 24 आवर्स ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। पूरा एक दिन के अंदर ही अंदर उस पर्सन को अपीयर करना है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब देखो, अगर रिपोर्ट सेंड के गए मजिस्ट्रेट को, जिसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, तो जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को नोटिफाई करेगा कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और ये रिपोर्ट आपकी मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है विदाउट एनी डिले। अब देखो, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर कैसे सर्च करते हैं? विद इन द लोकल लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन कंडक्ट अ सर्च इन पर्सन। कहने का मतलब है, जैसे पुलिस स्टेशन के विद इन लोकल लिमिट के स्टार्ट वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑफिसर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कंडक्ट करेगा एक सर्च इन पर्सन। इसके बाद देखो, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कहने का मतलब है, सेक्शन 160 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है? ये बेटा इसमें सारे सेक्शन है, ठीक है ना, इसी के लिए मैंने प्रोवाइड किया आपको। जो ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनके पास एक रिक्वायर की अटेंडेंस ऑफ विटनेस ऑफ केस लेंगे। अब जैसे कहने का मतलब है, कोई मर्डर हुआ है, क्राइम सीन हुआ है, तो क्राइम सीन में विटनेस की पहले अटेंडेंस रहेगी कि कौन कौन विटनेस था उस समय, ठीक है ना। अब विटनेस से वो क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो, कोई पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको एक अटेंडेंस ऑफ पर्सन विद इन द लिमिट ऑफ होना चाहिए, अपीयर टू बी विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, प्रोवाइडेड नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 अबोव द। कहने का मतलब है, अब इसमें साफ साफ बोला गया, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अटेंडेंस यानी कि अटेंडेंस यानी कि पूछना कि कौन कौन उस समय विटनेस था। इसके बाद उसके एग्जामिनेशन। विटनेस कहीं 15 साल का एज का तो नहीं है, या 65 ईयर्स से ज्यादा कोई वुमेन, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन तो नहीं है विटनेस। तो ये सारी चीजें किसकी रोल, कौन फॉलो कर रहा है? पुलिस ऑफिसर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके भी आप पे? इन्वेस्टिगेशन के भी आप पे। आगे चले बेटा हम। यस सर। अब देखो, इसके बाद सेक्शन 161 क्या कहता है? पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर से। ये बेसिकली देखो, इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट किया जाता है तो विटनेस से कोई राइटिंग तो ली नहीं जाती। विटनेस से पहले ओरली कुछ पूछताछ, इंक्वायरी की जाती है। अब इसके बाद जो विटनेस है वो बाउंड है कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो भी उसने आंसर प्रोवाइड किया है उसको पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? राइटिंग में लिखेगा, ठीक है ना। मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा जो उसने रिकॉर्ड किया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो बेसिकली हमने क्या समझा, पहले आपकी विटनेस से अटेंडेंस ली जाएगी, विटनेस के बाद चेक किया जाएगा कि विटनेस आपका 15 ईयर्स, कोई 65 ईयर्स ओल्ड पर्सन, कोई मेंटली डिसेबल तो नहीं है। विटनेस से ओरली इंक्वायरी की जाएगी। ओरली के बाद जो विटनेस है वो सारे के सारे आंसर को ट्रूली करेगा, सारे के सारे क्वेश्चन को। इसके बाद देखो, पुलिस ऑफिसर इसको रिड्यूस इन राइटिंग करेगा, मतलब राइटिंग में जो भी उसने आंसर ओरली दिया है उसे एक रिटर्न स्टेटमेंट में राइट करने के बाद उसको क्या माना जाएगा? एक सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट माना जाएगा। अब पिछली क्लास में हमने कन्फेशन पढ़ा था, किसी को याद है बेटा कन्फेशन की मीनिंग क्या थी? सीमा, आपको याद है कन्फेशन की मीनिंग क्या थी पिछली क्लास में? सर वो सेल्फ गिल्ट को एक्सप्रेस करना। सेल्फ गिल्ट यानी कि अपने जो क्राइम है उसको कबूल करने का से, हाँ ठीक है जी ना, जो सर। आपने क्राइम किया है
उसको कहना हाँ जी मैंने क्राइम किया है। अब कोई आपको डिफेंडेंट मिल जाता है तो डिफेंडेंट के जो सारे के सारे आपके विटनेस हो गए या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन एक ट्रू एंड फेयर रिकॉर्ड प्रोवाइड करिए कि यस ही इज लायबल फॉर कमिटिंग सच ऑफेंस। तो उस केस में जो कन्फेशन है वो किसके थ्रू हो जाएगा? डिफेंडेंट के थ्रू हो जाएगा कि हाँ उसने अपने क्राइम को कमिट किया है। तो बेसिकली देखो 164 सेक्शन क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड द कन्फेशन, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो कौन करता है? मैजिस्ट्रेट करता है, ठीक है ना। मैजिस्ट्रेट कहने का मतलब है मैजिस्ट्रेट आपके एक जजमेंट देता है, जजमेंट के बिहाफ पे जो डिफेंडेंट है वो अपने कन्फेशन को कबूल मतलब यस करता है, एग्री करता है। अब देखो कब आपका कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट में, या फिर उसके कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी एनी टाइम पे कोई एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए मैनर का। देखो आप अगर रिकॉर्ड करो कन्फेशन तो मजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए, मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। और मान लो अगर उसने कन्फेशन किया है तो वो एक एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाए। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? यस सर। ये यह है ना, समझ में इजी टॉपिक है, इतना कठिन है नहीं। अब बेसिकली चेक किया जाएगा कि कन्फेशन आपका वॉलंटरी है तो उसके लिए कुछ कंडीशन प्रोवाइड किए गए मजिस्ट्रेट के थ्रू। कैसे? कि मजिस्ट्रेट एक एडवोकेट टाइम देगा कन्फेशन को एग्री करने के लिए, अपनी अक्यूज अपनी विलिंगनेस को प्रोवाइड करेगा कि कन्फेशन प्रोवाइड कर दे, अक्यूज से कुछ आस्क किया जाएगा रीजन, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट अप्लाई करे अपने जुडिशियल माइंड से। इसके बाद कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है कन्फेशन अगर उसको वॉलंटरी नहीं लगा। प्रिजनर को पता होना चाहिए उसे लिखना क्या है कन्फेशन में अपने। मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करने चाहिए कि उसके पास एक राइट है, can explain to him his right to consult a lawyer before recording the confession under Article 22 of Constitution। अब मजिस्ट्रेट उसको बोलेगा, एक्सप्लेन करेगा कि तुम्हारे पास एक राइट है, तुम लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो किसके लिए? कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? स्टेटमेंट एंड कन्फेशन से, कन्फेशन से पहले एक स्टेटमेंट आता है, ठीक है ना। कन्फेस पहले आप स्टेटमेंट में कन्फेशन को राइट करोगे, उस कन्फेशन को किसको प्रोवाइड करोगे? अपने एडवोकेट को। आपका एक राइट है, अक्यूज हो आप पर्सन, अक्यूज जो पर्सन है अपने कन्फेशन को स्टेटमेंट में प्रोवाइड करके किसको प्रोवाइड करेगा? एडवोकेट को प्रोवाइड करेगा। अब वो एडवोकेट किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो बेटा मैं जी आगे सर। चलूं? बताओ बेटा सीमा, आगे चले हम? यस सर। अब देखो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट कहने का मतलब है, देखो आप कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट में क्या क्या आता है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्लेन हम मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, बेसिकली कोई मजिस्ट्रेट है जिस जिसने कंप्लेन कराई है वो कंप्लेनेंट और विटनेस को ऑन ओथ करेगा। अभी बेसिकली जो कंटेंट ऑफ कंप्लेन हो गया एग्जामिन होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट में बेसिकली कंप्लेनेंट का सिग्नेचर, विटनेस और मजिस्ट्रेट दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यहाँ तक इसको पढ़ लो आप। बेसिकली कंप्लेन जो फाइल की गई मजिस्ट्रेट में उसके पास एक जुरिडिक्शन होना चाहिए ऑफेंस को ट्राई करने का, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट हैव नॉट द जुरिडिक्शन, मजिस्ट्रेट इसके पास एक ड्यूटी है कि वो कंप्लेंट को रिटर्न भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद आता है आपका पावर ऑफ कोर्ट एंड देयर फंक्शन। इसको रीड कर लेना आप, ठीक है ना बेटा? ऊपर की चीज ये इजी है, कठिन नहीं है। इसमें बस कंप्लेंट के बारे में बता रखा है और कुछ नहीं कि मजिस्ट्रेट को देना है। अब देखो पावर एंड कोर्ट एंड देयर फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आता है कोई ऑफेंस अगर आईपीसी में, तो किससे ट्राइड, मतलब आईपीसी वाले कोई से भी ऑफेंस होते हो कहाँ अपियर किए जाते हैं? हाई कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में। अभी कोर्ट ऑफ सेशन क्या है बेटा, किसी को आइडिया?
सर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता होगा सर, उसको जहाँ पे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन है। कोर्ट ऑफ सेशन के आने का मतलब है आपका कंसर्न कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, बट उसमें कुछ सेशंस लगते हैं। सेशन के आने का मतलब है अगर आप रियल लाइफ में कोर्ट में जाओगे तो देयर आर डिफरेंट कोर्ट रूम्स प्रोवाइडेड इन द कोर्ट, जिसमें डिफरेंट केसेस को हेल्ड किया जाता है, तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? कहने का मतलब है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में बस इमेजिन कंडीशन है कि मान लो आप सुप्रीम कोर्ट में बस आपका क्रिमिनल पे केस फाइट किया जा रहा है, तो उसको बेसिकली कोर्ट ऑफ सेशन नहीं मानेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन किसको मानेंगे? जिस कोर्ट में डिफरेंट केसेस हेल्ड किए जाते हैं। अब डिफरेंट केसेस कैसे? कोई रॉबरी थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है ना, या मनी का हो गया, कोई डाउरी का हो गया, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गए, तो ये सारे क्या आते हैं आपके कोर्ट ऑफ सेशन में आते हैं। अब बेसिकली देखो कोई सा भी ऑफेंस आपका अगर आईपीसी में आता है तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में आता है। इसके बाद देखो बेसिकली कोई सा भी ऑफेंस आपका अंडर लॉ होगा तो इसमें कोर्ट को मेंशन्ड है क्यों कोर्ट सच कोर्ट और नो कोर्ट इज मेंशन्ड टू बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। कहने का मतलब है अगर कोई सा भी ऑफेंस आता है तो उसमें कोई सा भी कोर्ट बिहाव करेगा परफॉर्मिंग पे, ठीक है ना। बट मान लो अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तब उस केस में कौन परफॉर्मिंग करेगा? हाई कोर्ट करेगा। इसमें बोला गया है किसी को भी बेटा पनिशेबल डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं मान सकते हैं। कब तक? अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। कौन कहता है ये? कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि 16 ईयर्स के बाद ही उसको पनिशेबल माना जाएगा या उसको जेल होगी। कोई कोर्ट स्पेशली एम्पावर करता है किसमें? चिल्ड्रंस एक्ट। बेटा हम किसमें अभी पढ़ेंगे? ये जुडिनाइशल जो है ना प्रोहिबिशन वाला, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, उसमें पढ़ेंगे ये सारी चीजें हम। आपके इसी में ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। तो बेसिकली चिल्ड्रन एक्ट 1960 क्या कहता है? कोई सा भी लॉ आपका टाइम फोर्स आया है उसमें ट्रीटमेंट ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब है बेटा अगर कोई नाबालिग होता है तो नाबालिग को एक अलग जेल में भेजा जाता है, उसमें उसकी ट्रेनिंग उसकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कराई जाती है, फिर उसके बाद उसे प्रॉपर जेल में भेजा जाता है, ठीक है ना। अब देखो सेक्शन 28 क्या कहता है? हाई कोर्ट आपका कोई भी सेंटेंस पास करेगा ऑथराइज बाय लॉ, ठीक है ना। इसमें बेसिकली देखो आप जो सेशन जज है एडिशनल जज है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है डेथ का या फिर कोई सा भी डेथ इन प्रिजन फॉर लाइफ होना चाहिए एक्सीडिंग 10 ईयर्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक? जैसे आपकी उम्र कैद की सजा होती है 14 ईयर्स, तो इसमें 14 ईयर्स की ही बात करा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। 10 साल से ज्यादा की होती है, डिपेंड करता है जस्टिस के ऊपर कितनी देता है, पर वो 14 ईयर्स ही माना जाता है। इसके बाद देखो सेक्शन 29 क्या कह रहा है? कोर्ट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंटेंस पास करेंगे जिसमें एक्सीडिंग 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी। फर्स्ट क्लास से पता रखें सारे आपके कि कितने साल की इम्प्रिजनमेंट देगा, कौन सा जस्टिस देगा आपका। फिर आता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास कितना दे सकता है बेटा? इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स का देगा या फिर फाइन 10,000 से ज्यादा। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कितना दे सकता है? 1 ईयर या फिर फाइन 5,000 से ज्यादा। इसके बाद देखो आपका आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है? कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड है किसी एक ट्रायल में दो या दो से ज्यादा ऑफेंस के लिए तो कोर्ट उसमें सेवरल पनिशमेंट के लिए लाइबल है, मतलब सेवरल पनिशमेंट उसे मिलेगी। इसके बाद देखो आप पनिशमेंट जो कंसिस्ट हो रही है इम्प्रिजनमेंट की वो बेसिकली वन आफ्टर द एक्सपायरी होनी चाहिए, मतलब एक पनिशमेंट होने के बाद दूसरी लाइबल उसके ऊपर चालू हो जाएगी। इसके बाद ये सेक्शन कुछ दे रखे इसको रीड करना है। मोड ऑफ कन्फेरिंग पावर है, पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, विड्रॉवल ऑफ पावर, पावर एक्सरसाइबल बाय सक्सेसर ऑफ ऑफिस। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको मेन में बोल रखा है। क्लियर है बेटा सीमा? आगे चले हम। जी सर चलिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज क्या होता है आपका? कुछ आइडिया आपको किरण सीमा?
बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज कोई एक्यूज, पता नहीं सर, आप बता दीजिए प्लीज। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। बेसिकली चार्ज क्या होता है, जैसे आपके खिलाफ पहले एफआईआर कराई जाती है, एफआईआर के बाद पुलिस रिपोर्ट होती है। पुलिस रिपोर्ट में क्या बोला जाता है, अगर आपका कोर्ट विद इन द जुरिडिक्शन, विद इन द मतलब विद इन द पुलिस स्टेशन आपका क्राइम नहीं हुआ, तो आपको बोला जाता है कि आप अपने पुलिस स्टेशन में जाके उसको पुलिस रिपोर्ट कराइए। ठीक है ना? तो बेसिकली एक चार्ज क्या होता है, चार्ज एक स्टेटमेंट है। अब किस चीज का स्टेटमेंट है उसको दिखा देता हूँ मैं एक बार। बेसिकली देखो आप, इसको एग्जाम्पल से समझाओ बेटा। मैं देखो आप, एग्जाम्पल से पहले समझा देता हूँ। एक को चार्ज किया गया मिडर ऑफ, मतलब उसको पनिशेबल माना गया, एक को पनिशेबल माना गया मर्डर ऑफ बी के। अब ये स्टेटमेंट किसके बिहाफ पे, डेफिनेशन ऑफ मर्डर पे बिहाफ करता है, किस सेक्शन 299 या 300 ऑफ आईपीसी। अब बेसिकली फॉल विद इन द जनरल सेक्शन, इट डज नॉट फॉल विद इन एनी 5 एक्सेप्शंस। ठीक है ना? तो चार्ज क्या होता है, किसी को लाइबल पाना किसी के क्राइम के लिए। ठीक है ना? तो बेसिकली आप देखो, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो ऑफेंस है, जो एक्यूज इज चार्ज मस्ट बी स्टेटेड इन चार्ज ब्रॉट अंडर द कोड। कहने का मतलब है जो आपने ऑफेंस किया है वो चार्ज होना चाहिए, यानी कि किसी आपके कोड, सिविल कोड में वो मेंशन होना चाहिए। एक स्पेसिफिक नेम में होना चाहिए ऑफेंस, जो ऑफेंस आपने चार्ज में लिखा है। चार्ज बेटा एक स्टेटमेंट ही है। ठीक है ना? अब चार्ज में क्या आता है, स्टेटमेंट में आपका उस पर्सन का, एक्यूज पर्सन का नेम आ गया। ठीक है ना? उसने क्या कमिट ऑफेंस किया है, उसकी डिटेल आ गई, ये सारी चीजें आते। तो बेसिकली देखो, कोई डिफाइन कर रहा है। सर ये जो चार्ज हाँ। शीट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, और फिर जब वो हम्म, मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं और फिर चार्जशीट बनाते हैं, तो ये चार्जेस वही है? समझा नहीं मैं आपकी बात, एक बार फिर से बताएंगे आप? सर वो जो चार्जशीट बनाई जाती है ना, जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, जैसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है पुलिस, हाँ। तो उस इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, हम्म। जिसके बेस पर वो इंक्वायरी करते हैं मजिस्ट्रेट, करेक्ट है। तो क्या ये वही चार्जशीट है? वही है बेटा, सेम। अच्छा। पहले आपका इन्वेस्टिगेशन आता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे विटनेस के अटेंडेंस एग्जामिनेशन हमने अभी पढ़ा, विटनेस के एग्जामिनेशन अटेंडेंस होगी, उनकी इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद जो भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा विटनेस के बिहाफ पे, उसे चार्ज बोला जाएगा। ठीक है ना? ये कंटेंट ऑफ चार्जेस है। अब बेसिकली देखो इसमें क्या क्या बोल रखा है, चार्ज आपका कोर्ट लैंग्वेज में रिकॉर्ड वर्डेड होना चाहिए, कोर्ट लैंग्वेज। ठीक है ना? जैसे आपका कोई बेलमेंट हो गया, बेल हो गया, या फिर आपका कोई सेल डीड हो गया, ये किस में होता है, लॉ लैंग्वेज में होता है। तो सेम आपका चार्ज भी किस में होना चाहिए, कोर्ट की लैंग्वेज में होना चाहिए। अक्यूज को पहले कन्विक्टेड माना जाए किसी ऑफेंस के लिए, उसको एक पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड दिए जाएंगे। तो बेसिकली चार्ज में ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। एक स्टेटमेंट होता है, एक लेटर टाइप होता है, लेटर में अक्यूज की डिटेल दी जाती है, उसका नेम, उसने क्या कमिट ऑफेंस किया है। ठीक है ना? इसके बाद देखो जो फैक्ट है वो डेट ऑफ प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन को स्टेटेड होना चाहिए चार्ज में। इन द फर्दर सेंटेंस विद द कोर्ट माइट पास। क्लियर है बेटा? आगे चले हम सीमा इसमें। यस सर। अब देखो इसमें क्या क्या बोल रखा है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो इसके 5 एक्सेप्शंस है। अब ये 5 एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, कहने का मतलब है देखो, पर्टिकुलर ऑफ टाइम पर्सन डेथ। कहने का मतलब अगर हम चार्ज से डील करते हैं तो इसकी डिटेल, जैसे कि डेथ टाइम प्लेस, फॉर एग्जांपल कोई मर्डर की डेट टाइम डिटेल सच एज नेम ऑफ अक्यूज डिजीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। यस, क्लियर है बात की, जैसे कोई मर्डर हुआ है तो मर्डर में उसकी डेट टाइम या फिर अक्यूज का नेम, डिजीज
डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा? किरण आपको क्लियर आता हो डिजीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज पर्सन? क्या कह रहे हो सर जी? डिजीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज? डिसीज्ड। हाँ सर डिजीज। यही होते होंगे ये चार्ज वगैरह, नहीं बेटा, डिजीज ये का जो अलग नहीं। और मरे हुए आदमी को डिसीज बोलते हैं। हाँ करेक्ट है देवेंद्र, आप आ रखे हो। करेक्ट एकदम। मरे हुए आदमी को डिजीज बोलते हैं, उसका जो वारिस होता है उसे लीगल हायर बोलते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली आपने पिछली क्लास नहीं ली थी देवेंद्र, क्या हुआ था पिछली क्लास में? सर मेरा ड्यूटी लग गया था नीट के एग्जाम कंडक्ट कराने में। समझ गया मैं। अब देखो इसके बाद आता है पर्टिकुलर ऑफ टाइम पर्सन डेट में हमने पढ़ लिया कि जो डिटेल्स हैं जैसे कि नेम ऑफ अक्यूज डिजीज को रिक्वायर्ड है मेंशन करने के लिए। अब इसके बाद देखो मैनर ऑफ ऑफेंस में क्या क्या आता है। ऑफेंस ऑफ मैनर में ये बेसिकली नोटिस हमने बेटा देवेंद्र ये क्या था पिछली क्लास में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है। आपके पास ये पीडीएफ प्रोवाइड है ना, मतलब ये नोट्स है ना ये सारे? हाँ सर बिल्कुल है सर, मैं उसी को प्रिंट निकाल के रखा हूँ, उसी को देख रहा हूँ। ये बेसिकली आपका क्या है ना, जब आप एडवोकेट बन जाओगे ना तो ये काफी हेल्पफुल है यार। इसी के लिए मैंने इसको प्रीफर किया, इसमें सब कुछ है। एक और भी ये प्रोवाइड होगा, मैं क्लास के एंड में दिखा दूंगा, वो थोड़ा बेसिक लैंग्वेज से है। वो एमसीक्यू पैटर्न अच्छा, में बेस्ट है, बट ये मेरे को थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छा लगा तो इसी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? इसका एमसीक्यूज भी भिजवाइएगा सर, वो हाँ जो मैं भिजवाता हूँ, मैं कुमार जैसे कुमार वाली। हाँ मैं कुमार वाली भिजवाता हूँ। और सारे एमसीक्यू पहुंच गए ना आप सबके पास? बाकी तो जो भेजे आ गए। और प्रैक्टिस करते रहा, पेपर आपका अगस्त के स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है ना? डेट आ गई हाँ है, सर। अगस्त के मंथ में ही स्टार्ट होगा, मिड ऑफ अगस्त। अब देखो ठीक इसमें इलिस्ट्रेशन बता रखा है, ए को अक्यूज पा गया है बी को चीटिंग करते हुए किसी गिवन टाइम या फिर प्लेस में। तो जो चार्ज होना चाहिए उस मैनर में होना चाहिए कि ए ने बी को चीट किया है। ठीक है ना? अब चार्ज में बेसिकली सारी चीजें होनी चाहिए, अक्यूज की डिटेल, प्लेस, टाइम, क्या ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है ना? किन किन विटनेस ने ये सारी चीजों को प्रोवाइड किया है विटनेसेस को। अब इसके बाद देखो सेक्शन 216 कहता है क्या, चार्ज को अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन यानी कि ऐड। अल्ट्रेशन में बेसिकली बेटा होता क्या, अल्ट्रेशन को बोला जाता है किसी चीज को अमेंड करना। अमेंडमेंट्स होते हैं चेंजेस करना। ठीक है ना? एडिशन से हो सकता है, सब्ट्रैक्शन से हो सकता है। बेसिकली ज्यादा ही सब्ट्रैक्शन से होता नहीं, एडिशन से ही होता है। ठीक है ना? हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी पढ़ा था, प्रेमेबल को अमेंडमेंट किया जाता था तो उसमें एडिशन की जाती थी, उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होती थी। ठीक है ना? तो बेसिकली चार्ज को चेंज या फिर एडिट किया जाता है बिफोर जजमेंट गिवन से। मैंने आपको बता दिया कि आपको लॉ में सिंपली एलएलबी थर्ड ईयर तक यही समझना है, क्योंकि एलएलबी थर्ड ईयर में एनवायरमेंटल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अल्ट्रेशन है उसका मतलब क्या है, कि अल्ट्रेशन को कहा जाता है चेंज करना या फिर ऐड ऑन करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करा जाता। ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट नहीं होता, घटाया नहीं जाता। अब देखो कोई सा भी चेंज एडिशन हो रहा है वो एक्सप्लेन करना चाहिए एक्यूज को पता होना चाहिए। इसके बाद कोई सा भी आपका अल्ट्रेशन एडिशन चार्ज में हो तो किसकी प्रोसीडिंग ट्रायल की होनी चाहिए। ठीक है ना? अब कोर्ट इसमें एक न्यू ट्रायल और डिले कर सकता है ट्रायल को फॉर द टाइम इट्स डीम्स रिक्वायर्ड। कहने का मतलब वो नए ट्रायल को डिमांड कर सकता है या फिर डिले कर सकता है। अब इसके बाद देखो ऑफेंस अगर डिस्क्राइब करता है अमेंडेड एडिशनल चार्ज है तो एक प्रायर सेक्शन एडिट होना चाहिए उसमें, मतलब प्रायर डिटेल मेंशन होनी चाहिए। अब इसमें क्या है सेक्शन, ये सारे सेक्शन के साथ है। ठीक है ना? मैं आखिरी में आपको एक समरी सेक्शन का प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो रिकॉलिंग ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्जेस अल्टर्ड, कहने का मतलब है कोई प्रोसिक्यूटर एक्यूज है इसको अलाउड किया गया रिकॉल विटनेस के लिए। तो बेसिकली जब ट्रायल आपका ऑलरेडी बिगन होता है, अब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं रीजन का इन राइटिंग में, ठीक है ना, तो इसमें कोर्ट डिजायर कर सकता है फिर से री एग्जामिन करने के लिए विटनेस को, तो फिर से इसको क्या करेगा, अपीयर होने के लिए बोलेगा। इसके बाद सेक्शन 21 के 18 क्या कह रहा है, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। ठीक है? देखो आप जैसे कि इसका इलस्ट्रेशन से समझते हैं हम
ए को अक्यूज किया गया चीटिंग ऑन वन ओकेजन एंड कॉजिंग हार्ट ऑन अनदर ओकेजन। कहने का मतलब है एक ओकेजन यानी कि दिवाली के समय वो किसी के साथ चीट कर रहा है, मतलब फर्स्ट डे किसी के साथ चीट कर रहा है, एंड सेकंड डे क्या कर रहा है, उसको हार्ट कर रहा है। तो बेसिकली ए को सेपरेटली चार्ज किया जाएगा, सेपरेटली ट्राइड फॉर बोथ द ऑफेंसेस। चीटिंग के लिए एक अलग सेक्शन ऑफेंस आईपीसी में, और हार्ट के लिए अलग है, जिसको लॉ ऑफ टॉर्ट कहते थे हम, ठीक है ना, डैमेजेस के लिए, इंजरी के लिए। इसके बाद देखो ऑफेंस आपके कुछ सेम इन काइंड के होते हैं जिन्हें चार्ज किया जाता है अकड़ विद इन अ ईयर। अब देखो कोई पर्सन अगर सस्पेक्टेड है मोर देन वन ऑफेंस करने के लिए, किसमें, विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर वो एक से ज्यादा ऑफेंस करता है तो बेसिकली उसको चार्ज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, 3 से ज्यादा नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू में आ सकता है, इसको पढ़ लेना। अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा पनिशेबल है तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी लायबल होगी, अलग अमाउंट पेनेबल लायबल नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 220 क्या कहता है, ट्रायल होना चाहिए एक से ज्यादा ऑफेंस का। अगर सेम इंडिविजुअल ने कमिट किया है एक ऑफेंस को एक सीरीज ऑफ एक्ट में, तो उसको सेम टाइम में प्रोसिक्यूटेड माना जाएगा, चार्ज किया जाएगा। अगर क्लेम एक्टिविटीज आपका 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट डेफिनेशन का है तो उसको चार्ज किया जाएगा ईच ऑफ टाइम के लिए सिंगल ट्रायल में। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चले हम। बताओ सीमा, देवेंद्र, किरण, यस आगे सर। चले हम। आपको आ रहा है देवेंद्र? आगे चले हम। हाँ सर, चलिए। अब देखो आप, अब आता है सेक्शन 22220, मैंने बता दिया। अब आता है सेक्शन 223, इसको पढ़ना है बेटा सेक्शन को। कुछ प्रोविजंस होते हैं जो जॉइंडर ऑफ चार्जेस होते हैं। अभी जॉइंडर ऑफ चार्जेस क्या है? 2 और मोर से चार्जेस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए आपको जॉइंडर ऑफ चार्जेस बोला गया है। अब पर्सन को अक्यूज किया गया किसी सेम ऑफेंस के लिए कमिटेड इन सेम ट्रांजेक्शन के लिए, तो जो पर्सन है अक्यूज किया गया है, उसको अबेटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट? बताओ सीमा, देवेंद्र, हमने किया था अबेटमेंट लॉ ऑफ टॉर्ट में रिड्यूस फर्स्ट। करना, रिड्यूस करना कुछ। नहीं बेटा, सही नहीं है। आप बताओ देवेंद्र, लॉ ऑफ। अबेटमेंट, अच्छा अबेटमेंट तो जैसे वो किसी के प्लॉट में उसकी हेल्प करना और कुछ प्लान करना, षड्यंत्र वगैरह। करेक्ट है क्या देवेंद्र इनका मतलब? सर, अबेटमेंट सर का मतलब अबेट होता और है किसी अबेट को दो होते हैं। किसी चीज के लिए भड़काना। हाँ जी, किसी के उसमें, हाँ जी, किसी को उकसाना प्रोवोक सर, करना। जिसको बोलते हैं उकसाना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। जी। वो आगे लिखा भी है, और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। अब देखो किसी पर्सन को अक्यूज किया गया अबेटमेंट के लिए। अबेटमेंट इज अ वर्ड विच इज यूज इन लॉ ऑफ टॉर्ट, हमने पढ़ा है एलएलबी फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। इनफेमेशन, डिफेमेशन, ये सारे लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़े थे। अब देखो कोई पर्सन सर को अक्यूज, हाँ बोलो बेटा। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, वो बस मैं ये कह रही थी अबेट और अबेटमेंट, ये इसमें ई आता है या ए आता है? ई ई आता ए होगा दोनों, शायद। ई ए दोनों अब आते। ए अब ए लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था, और ई दोनों का सेम मीनिंग है। हाँ जी, अबेट का तो रिड्यूस करना होता होगा कुछ, अबेटमेंट या कुछ उसमें कैंसिल मेंट, करना, ये कुछ। मेंट यूज नहीं है ना इसी का, अब इसमें मेंट यूज है, हाँ जी, ठीक चलो है ना। ठीक है सर। अब देखो आप, अब ध्यान से समझेंगे आप। कोई पर्सन को अक्यूज किया गया एक से ज्यादा ऑफेंस के सेम काइंड के लिए, तो वो भी 1 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोई पर्सन को अक्यूज किया गया डिफरेंस ऑफेंसेस के लिए सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, तो किस में आता है आपका? जॉइंडर ऑफ चार्जेस में आता है। अब पर्सन को देखो इसमें एग्जांपल समझाया गया, थेफ्ट के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, चीटिंग के लिए, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए, ठीक है ना। ये सारे क्या आ जाते हैं आपके? जॉइंडर ऑफ चार्जेस में आ जाते हैं। अब सेक्शन 24 क्या कह रहे हैं? 224, कोई चार्ज कंटेनिंग मोर देन वन ऑफेंस है सेम पर्सन के लिए। कोई कन्विक्शन हुई है आपकी एक से ज्यादा कंप्लेन के लिए, ठीक है ना, तो इसमें जो कोर्ट है वो विड्रॉ करेगा रिमेनिंग चार्जेस को, कोर्ट के पास से खुद की इंक्वायरी स्टे कर सकता है। हमने जैसे स्टे ऑफ सूट पढ़ा था, रस सब जुडाइस, ठीक है ना, स्टे ऑफ सूट पढ़ा था, तो सेम स्टे ऑफ सूट इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना।
ये जो सेक्शन 220 हम पढ़ रहे हैं सारी किसके, चार्जेस के, ठीक है ना। चार्जेस को डिफरेंट मीनिंग में समझाया गया है कि चार्जेस किस 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 से रिलेट करते हैं। जैसे कि आपका कोई ऑफेंस हो रहा है, सेम पर्सन में कोई जॉइंडर ऑफ चार्जेस आ रहे हैं जिसमें 2 और मोर कमिटेड ऑफेंस है, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली अब आता है आपका ट्रायल, आ गया टॉपिक, ट्रायल करें हम। बताओ बेटा, ट्रायल करें इसका। हाँ जी सर। ट्रायल देखो हमने अरेस्ट पढ़ा था, सीमा याद करो, अरेस्ट की तरह सिमिलर आपका ट्रायल है। उसमें हमने पढ़ा था अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, मैजिस्ट्रेट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है। मैजिस्ट्रेट कब करता था अरेस्ट, जब उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है। पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता था, विदाउट वारंट, जब आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस है, ठीक है ना, तब नहीं क्या सर, कर सकता हूँ। कॉग्निजेबल, हाँ कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल, पे कर सॉरी। सकता है ना पुलिस। हाँ हाँ जी। हाँ, करेक्ट करेक्ट है बेटा, जिसमें 3 साल से ज्यादा की जेल होती है। अब देखो ट्रायल में बेसिकली सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल। अभी सेशन ट्रायल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समरी ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आएगा इससे क्वेश्चन। सेशन ट्रायल कुछ आइडिया बेटा, सीमा, देवेंद्र, किरण, आपको? कोर्ट के सामने ही सर ट्रायल जब होता है, आपको देवेंद्र जब ट्रायल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज के पास होता है सामने। ना सर, तो जो हाँ वेरी डिस्ट्रिक्ट गुड। कोर्ट डिसाइड करता है कि ये कोर्ट नंबर 1 2 3 के में जाएगा, जो जिसको सेशन सेशन कोर्ट बोलते हैं, वहाँ जब ट्रायल चलता है तो दैट इज सेशन ट्रायल। मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है? सर एग्जीक्यूशन का होता होगा मैजिस्ट्रेट। अभी डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंट एंड समन? वारंट तो सर जैसे 2 इयर्स से हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कम वाले और उससे ज्यादा नहीं वाला नहीं, वारंट ज्यादा है। ज्यादा वाले ज्यादा वाले वारंट। वारंट होते हैं ना सर, हाँ वेरी और गुड। और 2 से सम्मन कम क्या होते? वाले समन्स। हाँ वेरी गुड। और इन दोनों में क्या होता था, अपियरेंस होती थी, ठीक है ना। इसमें आपको अरेस्ट प्लस हाँ अपियरेंस होनी जी। होती थी कोर्ट में। तो हाँ जी बेसिकली सर। मैंने वारंट आपको बताया था, वारंट क्या होता है, जिसमें आपका डेथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ जो इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग मैजिस्ट्रेट टू के इयर्स परमिशन के बिना नहीं हाँ, अरेस्ट किया जा सकता है। तो परमिशन से कोई पुलिस ऑफिसर के पास वारंट है, तो वारंट कहने का मतलब है उसके पास परमिशन है, किसकी, मजिस्ट्रेट हाँ की। जी, क्लियर। मैजिस्ट्रेट की। हाँ जी सर। और सम्मन क्या होता है, विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। सम्मन क्या है, विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। समवन बेसिकली आपका इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 इयर्स भी होता है, कोई मेजर छोटा मोटा क्राइम है तो सम्मन किया जाएगा। वारंट में क्या होगा, बड़ा क्राइम होता है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर है, जैसे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो एक वारंट जारी किया होगा उसके लिए, उसके लिए सम्मन जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सम्मन क्या है, छोटे मोटे क्राइम के लिए, कोई छोटा बंदा है उसको अरेस्ट कर लिया। और कोई ब्रिज पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको अगर अरेस्ट करना तो एक वारंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उसको लॉ की लैंग्वेज, लॉ पता है उसको। अब किसी एडवोकेट को अरेस्ट करेंगे तो सबसे पहले कहेगा कि आपके पास वारंट है मेरा अरेस्ट करने का। तो अब वारंट अब क्या होता है, वारंट होता है परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, आगे चले हम। यस सर। अब देखो क्रिमिनल ट्रायल में बेसिकली सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल आता है। फर्स्ट ट्रायल होता है कोर्ट ऑफ सेशन का, ट्रायल ऑफ वारंट होता है, ट्रायल ऑफ समन होता है, समरी ट्रायल। इसको बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अगर आपने प्रिंट निकाले, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो पक्का बनेगा क्वेश्चन। समरी ट्रायल से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। अब बेसिकली ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रायल इज एज फॉलोज। अभी बता रहे ट्रायल का प्रोसेस, पढ़ते हैं हम एक बार। सेशन ट्रायल में क्या होता है, अक्यूज्ड को हायर किया जाएगा उसकी चॉइस के हिसाब से। इस केस में अगर वो अनेबल है लॉयर को हायर करने के लिए, तो उसे एक अटॉर्नी प्रोवाइड की जाएगी। अक्यूज को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, देखो आप, अक्यूज को प्रोवाइड किया जाएगा विद द कॉपीज ऑफ एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ठीक है ना। तो अक्यूज को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, किसके, ट्रायल होने से, अपीयर होने से पहले। क्लियर है बेटा।
किसी को डाउट है तो सेशन ट्रायल को मैं क्या कह सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है बेसिकली, अगर मुझे एडवोकेट हायर नहीं करना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरी FIR होनी चाहिए और मेरा पुलिस रिपोर्ट। मैंने आपको बताया सबसे पहले FIR किया जाता है। FIR आपका अब क्या होता है, ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहले बताया था मैंने आपको, पर पढ़ा है कि पहले क्या होता था, पुलिस ऑफिसर के पास कोई जाता था पर्सन, वो अगर पर्सन इलिटरेट है तो पुलिस ऑफिसर उसको राइटिंग में लिख के देता था। क्लियर है बेटा। आप देखो, आप जो अक्यूज है उसको प्रोवाइड किया जाएगा कॉपी ऑफ FIR पुलिस रिपोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, प्रोसिक्यूटर बिगिन द ट्रायल एंड प्रेजेंट द एग्जीक्यूटेड बिफोर द जज। अब जो प्रोसिक्यूटर है वो ट्रायल को बिगिन करेगा और प्रेजेंट करेगा एग्जीक्यूशन। इसके बाद देखो, एक ड्यूटी है प्रोसिक्यूटर को एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, कि वो अक्यूज गलती by which he wants to prove that accused guilty। मतलब प्रोसिक्यूटर की एक ड्यूटी है कि वो एविडेंस को प्रोवाइड करेगा। अब ये प्रोसिक्यूटर क्या है, डिफेंडेंट है कि प्लांटिफ है? प्लेंटिफ है सर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो, इसके पार्टी के प्रेजेंट होने के बाद जज और जो कोर्ट अपने ओपिनियन के हिसाब से अगर उससे एविडेंस सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं तो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा अक्यूट को, स्टेट द रीजन फॉर द सेम, ठीक है ना, और टू परस्यूड विद द केस। मतलब उसको अगर एविडेंस प्रूफ नहीं लग रहे कि गिल्टी को अक्यूज किया जा सके तो इस केस में कोर्ट क्या करेगा, या तो अर्जेंट कर देगा कोर्ट को, अर्जेंट यानी कि नेक्स्ट सुनवाई दे देगा, नेक्स्ट मंथ में अपीयर होने के लिए बोल देगा, या फिर कोर्ट डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज को और स्टेट करेगा रीजन फॉर द से कि एविडेंस आपके खिलाफ था नहीं तो आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। बेसिकली डिस्चार्ज नहीं करते, नेक्स्ट मंथ की डेट दे दी जाती है, ठीक है ना बेटा। आगे चलूं मैं। सेशन ट्रायल आया सबको समझ में। सेशन ट्रायल में बेसिकली क्या है, कोई अक्यूज पर्सन है, अगर अक्यूज पर्सन, ठीक है ना, अक्यूज हायर नहीं कर सकता काउंसिल अपने चॉइस से और अनेबल है लॉयर को अपॉइंट करने के लिए, तो उसे एक FIR और एक पुलिस रिपोर्ट दी जाएगी। अब इसमें प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, प्रोसिक्यूटर देखो ध्यान से समझेंगे, प्रोसिक्यूटर ट्रायल को बिगिन करेगा। ट्रायल को बिगिन करने के बाद वो बेसिकली एविडेंस को प्रोवाइड करेगा जो वो वांट करना चाहता है, प्रूव अक्यूज गिल्टी के, ठीक है ना। इसके बाद देखो, पार्टीज अगर प्रेजेंट कर रही केस, अब उसमें एविडेंस काफी हद तक प्रूफ नहीं है अक्यूज गिल्टी को प्रूव करने के लिए, तो इस केस में कोर्ट के पास टू चॉइसेस है, तो कोर्ट को अर्जेंट कर देगा नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट डेट के लिए, ठीक है ना, वो मंथ ही होता है नेक्स्ट डेट, या फिर कोर्ट डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज पर्सन को, प्रोवाइड करेगा देयर इज नो एविडेंस आर अवेलेबल टू प्रूव यू आर गिल्टी, ठीक है ना, आपके लिए कोई एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं था कि आपको गिल्टी प्रूव किया जा सके। आगे चलो बेटा, सेशन कोर्ट, सेशन ट्रायल आया थोड़ा बहुत समझ में। आगे चले हम। यस सर। अब देखो, जो सेशन ट्रायल है वो कौन करता है, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, ठीक है बेटा। अब मजिस्ट्रेट ट्रायल में वारंट एंड समन केस दोनों आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने ट्रायल में पढ़ा, क्रिमिनल ट्रायल में दो आते हैं, सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल। सेशन ट्रायल कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है जब एडवोकेट को हायर नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट ट्रायल में क्या होता है बेटा, आपका वारंट और समन केस दोनों होता है। फिर लास्ट आपका टॉपिक है समरी ट्रायल। अब स्टार्ट करते हैं हम ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। वारंट हमने पढ़ ही रखा है। एक मिनट बेटा, थोड़ा पढ़ रह गया, इसको करा देता हूं मेरे को। अब अगर बोथ द पार्टीज प्रेजेंट टूरी केस में, ठीक है ना, कोर्ट एक ओपिनियन में कि अक्यूज पर्सन ने ऑफेंस किया तो एक रिटर्न चार्ज फ्रेम किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, आप जब ऑफेंस कमिटेड होता है तो चार्ज को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आपका FIR आता है, FIR के बाद पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, विटनेस और एग्जामिनेशन के बाद उनकी प्रोडक्शन ऑफ विटनेस के बाद लास्ट आता है आपका चार्ज, ठीक है ना। तो रिटेन चार्ज आपका फ्रेम किया जाता है, तो सेशन कोर्ट इसमें एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन करेगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक्यूज को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया, उसको गिल्टी फाउंड किया गया। अब उसको अक्यूज, अगर वो अक्यूज प्लीड कर गिल्टी करता है तो उसे कन्विक्टेड माना जाएगा सेम के लिए। यहाँ तक क्लियर है। जज एग्जामिन कर सकता है किसी भी विटनेस को। अब आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो मेमोरेंडम ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट इज सबमिटेड और अपोजिट पार्टी सप्लाइड विद द कॉपी। इसके बाद देखो, अक्यूज इज प्रोवाइडेड विद द चांस टू डिफेंड। कहने का मतलब है अक्यूज के खिलाफ अगर चार्ज चार्ज अगेंस्ट क्रिएट कर दिया गया है तो इस केस में अक्यूज क्या कर सकता है, अपने लिए डिफेंड कर सकता है। अब आफ्टर ट्रायल जो एविडेंस विटनेस अगर सफिशिएंट नहीं है तो जो जज है अक्यूट द अक्यूज, यानी अक्यूट कहने का मतलब है उससे बेल दे देना। ठीक है ना। डिफेंस को कॉल अपॉन किया जाता है एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए विटनेस के लिए। अक्यूज इज नॉट एक्विटेड आफ्टर प्रोसिक्यूशन। डिफेंड होगा, प्रोसिक्यूटर चैलेंज कर सकता है किसी भी पॉइंट पे। अब कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस स्टेटमेंट डिलीवर किया जा रहा है जजमेंट में। इस केस में अक्यूज को कन्विक्टेड माना जाएगा ऑफेंस के लिए। अब कोई सा भी ऑफेंस आपका सेक्शन 199 में है तो सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा। ठीक है ना भाई, ट्रायल अंडर द सेक्शन होना चाहिए, शुड हेल्ड बिफोर द कैमरा। कहने का मतलब अगर कोर्ट परमिट करे तब। इसके बाद अगर डिस्चार्ज हुआ एक्यूज पर्सन का कोर्ट से तो जज ऑर्डर करेगा पिटिशनर को कि कंपनसेट करे एक्यूज को। सच एन ऑर्डर कैन बी अपील। कहने का मतलब है जो पिटिशनर है वो अक्यूज पर्सन को कंपनसेट करेगा, कंपनसेशन मनी करेगा कि उसने रॉन्गफुल एक्ट क्यों परफॉर्म किया अक्यूज पर्सन के खिलाफ। इसमें देखो लैंडमार्क जजमेंट को दे रखी है, फर्स्ट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने रूल किया था कि अक्यूज पर्सन के पास एक राइट है हियर करने के लिए बिफोर हिज सेंटेंस इवन थ्रू हिज वर्ड्स मे नॉट बी रेलेवेंट और कनेक्टेड टू द केस। कहने का मतलब है कि अक्यूज पर्सन के पास पावर है वो अपनी बात को बोले, उसको किसी डिग्री सुनाए पहले, कोई जजमेंट देने से पहले। ठीक है ना। तो कोर्ट कोई भी जजमेंट देगा उससे पहले अक्यूज पर्सन जो क्रिमिनल है, जो डिफेंडेंट है, उसके पास पावर है वो अपनी बात को हियरिंग में रख सकता है। इसके बाद देखो कि लैंडमार्क जजमेंट था जो जुरिडिक्शन रिलेटिंग टू डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी के लिए किया गया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं। यस। बताओ बेटा सीमा, आगे चले हम। हाँ जी सर। अब देखो ट्रायल में मैंने क्या पढ़ा, ट्रायल में हमने आज का टॉपिक एक कंप्लीट किया, सेशन ट्रायल किया। ठीक है ना। अब आता है आपका मैजिस्ट्रेट ट्रायल। मैजिस्ट्रेट ट्रायल कौन करता है, मैजिस्ट्रेट करता है। किस केस में, समन एंड वारंट केस। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट। अभी वारंट केस में मैजिस्ट्रेट कैसे कर सकता है। ट्रायल को क्लासिफाइड किया गया दो केस में, पुलिस रिपोर्ट अदर देन पुलिस रिपोर्ट में। सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट का प्रोसीजर पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रायल से पहले मजिस्ट्रेट क्या 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 मेक श्योर करेगा कि अक्यूज को प्रोवाइड किया गया है एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, विटनेस स्टेटमेंट, ऑल द नेसेसरी स्टेटमेंट। एग्जामिन करने के बाद अक्यूज, विटनेस, मजिस्ट्रेट अपने ओपिनियन के हिसाब से चार्ज फाइल कर देगा अक्यूज के खिलाफ। अब एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट के बाद, रीडिंग करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो चार्ज अक्यूज के खिलाफ करेगा। भी चार्ज को रीड किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा अक्यूज, और उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी क्या वो गिल्टी प्लीड्स, अपने गिल्टी होने से बचना चाहता है। अब इस केस में जो अक्यूज है, देखो आप, जो अक्यूज है अगर वो प्लीड नहीं करना चाहता तो मजिस्ट्रेट क्या करेगी, उसको एक फिक्स डेट टाइम देगी एग्जामिन करने के लिए एविडेंस, और विटनेस को बुलाएगी बाय द इशू ऑफ समन। क्लियर है बेटा। तो हमने बात को समझा कि वारंट बेसिकली क्या होता है, डिफेंडेंट के लिए होता है, क्रिमिनल के लिए होता है, और समन किसके लिए होता है, विटनेसेस के लिए होता है। ठीक है ना। वारंट में क्या होता है बेटा, आपका वारंट में परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट होनी चाहिए, बट समन में परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं होती है। अब इसके बाद देखो सेक्शन 313 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज को।
इसको रिकॉर्ड करने के बाद डिफेंस को कॉल अपॉन किया जाएगा एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट के बाद जो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट। यहाँ तक क्लियर है? बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे चलूं मैं। हमने क्या पढ़ा? एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पढ़ा, सेशन ट्रायल, फिर अब मैजिस्ट्रेट ट्रायल पढ़ रहे किसका? समन एंड वारंट का। वारंट का हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली वारंट का ट्रायल पढ़ रहे हैं बाय मैजिस्ट्रेट इन केस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में हमने कवर अप कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं हम क्या? अदर देन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा वो बता देता हूँ। अक्यूज्ड के घर, उसकी एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, विटनेस रिपोर्ट सब भेजा जाएगा। फिर अक्यूज से बोला जाएगा कि आपको प्ली चाहिए। प्ली मतलब एक तरह से आपको प्ली गिल्टी चाहिए कि गिल्टी आप नहीं होने चाहते, उसका कोई प्ली देना है कि नहीं देना है। अगर अक्यूज देता है तो उसको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो क्या होता है उस केस में? बेसिकली जो मजिस्ट्रेट है उसको कमिटेड एन ऑफेंस के लिए लायबल करेगा और उसको आईपीसी के खिलाफ, आईपीसी के बिहाफ पे क्या मिलेगा? इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या फिर पेनल्टी मिलेगी। ठीक है ना? मान लो अगर वो प्ली नहीं करता गिल्टी और अक्यूज पर्सन को एक तरह से डिफेंडेंट, अक्यूज पर्सन एक तरह से आपका अगर करेक्ट है तो जो प्रोसिक्यूटर है उसको कंपनसेट मनी देता था। हमने पिछले पढ़ा था, सेशन ट्रायल में इसको गो थ्रू किया था। अब करते बेटा हम वारंट ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट इन केस अदर देन द पुलिस रिपोर्ट। अदर देन द पुलिस रिपोर्ट। अब देखो इसमें क्या क्या आता है। वारंट केस अगर पुलिस रिपोर्ट तो स्टेट होने चाहिए मजिस्ट्रेट के खिलाफ। फाइलिंग कंप्लेंट के बाद अक्यूज को ब्रॉड किया जाता है मजिस्ट्रेट के लिए, एक ट्रायल इनिशिएटेड किया जाएगा। अब ये ट्रायल बेसिकली जो वारंट केस में है, ठीक है ना, अदर देन पुलिस रिपोर्ट बिगिन होनी चाहिए प्रोसिक्यूशन से, जिसमें सारे एविडेंस और विटनेस को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना? अब देखो बेसिकली फिर हियरिंग प्रोसिक्यूशन केस आपका नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ ट्रायल है। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा केस को इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आफ्टर एग्जामिनिंग एविडेंस के बाद मजिस्ट्रेट एक ओपिनियन में है कि उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं है। मजिस्ट्रेट फ्रेम करेगा चार्ज। सेम सारी बातें वही है बेटा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो हमने वारंट केस इन पुलिस ऑफिस, पुलिस रिपोर्ट में क्या वो सेम की सेम इसमें है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट में। ठीक है ना? तो ये पढ़ लोगे कि आगे कराऊं इससे मैं? बताओ बताओ बेटा, सीमा देवेंद्र, इसको कर लोगे कि आगे चलूं मैं? सर जैसे आपको ठीक लगे पढ़ लेंगे, नहीं तो सेम है बेटा, कुछ अलग नहीं। बताओ देवेंद्र। ठीक है सर, आगे चलिए। ठीक है ना? सेम है, कुछ भी मैंने अलग नहीं कराया इसमें। देखो आप, फिर आता है आपका सेम बेटा, समन है। समन केस बाय द मजिस्ट्रेट है। प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ समन केस, इसको मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ एक बार। बेसिकली समन केस में क्या होता है कि उसको एक्सप्लेन किया जाएगा उसका चार्ज। उसको बोला जाएगा तुम्हें गिल्टी से बचना है कि नहीं बचना है, और इसमें कोई नेसेसरी नहीं कि चार्ज होगा ही होगा। जो एक्यूज है वो गिल्टी अगर चाहता है तो उसे कन्विक्टेड किया जाएगा मजिस्ट्रेट से। अगर एक्यूज कन्विक्टेड नहीं तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा ट्रायल के लिए और एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन डिफेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये एग्जामिन एविडेंस करने के बाद विटनेस फ्रॉम बोथ साइड, एविडेंस और विटनेस को एक साथ एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट सुटेबल ग्राउंड्स में क्या कर सकता है? कन्विक्शन को डिसाइड कर सकता है। इसमें कोई नॉन अपियरेंस होनी चाहिए डेथ की, नॉन अपियरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। मान लो अगर समन केस आपका इनिशिएट हो रखा है कंप्लेन में, कंप्लेनेंट आपका एब्सेंट है हियरिंग डेट में। मैंने आपको बताया था बेटा किसमें? सिविल प्रोसीजर कोड में, याद करो। सिविल प्रोसीजर कोड में हमने पढ़ा था, मान लो अगर आपका प्लांटिव एब्सेंट है तो क्या होता था, डिफेंडेंट एब्सेंट होता था तो क्या होता था।
बेसिकली कोर्ट को अर्जेंट कर दिया जाता था या दूसरे पार्टी के फेवर में उसे विनिंग कर दी जाती थी। तो इसमें भी सेम बोल रहा है, कंप्लेनेंट अगर आपका एब्सेंट है हियरिंग डेट में तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अक्यूज को कंसल्ट करेगा और अर्जेंट कर देगा केस को टिल नेक्स्ट डेट। सेम वही बात की गई है, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा फर्दर जब कंप्लेनेंट, मतलब मजिस्ट्रेट प्रोसीड कर सकता है फर्दर विद द ट्रायल अगर आपका प्रेजेंस ऑफ कंप्लेंट नेसेसरी नहीं है। अब कंप्लेंट अगर विड्रॉन किया गया मजिस्ट्रेट के परमिशन से तो अक्यूज को कन्विक्टेड माना जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, पावर ऑफ कोर्ट कन्वर्ट अगर सम्मन को केस में किया जा रहा है तो सम्मन केस में पनिशेबल होती है 6 महीने से ज्यादा, और इट कैन बी कन्वर्टेड टू दी वारंट केस इफ इट इज द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस की बात है तो उसे वारंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब सुटेबल ग्राउंड नहीं होते बेटा विटनेस के तो जो अक्यूज है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट कैन इशू एन ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन टू दी अक्यूज। तो सेम बात है और कुछ नहीं, हमने तीनों में सेम बात पढ़ी। ट्रायल में बेसिकली हम क्रिमिनल ट्रायल पढ़ रहे हैं बेटा। क्रिमिनल ट्रायल में एक सेशन ट्रायल पढ़ा, मजिस्ट्रेट ट्रायल पढ़ा। सेशन ट्रायल हमने पढ़ लिया अच्छे से, गो थ्रू कर लिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। मैजिस्ट्रेट ट्रायल में आपके समन एंड वारंट आते हैं, ठीक है ना। समन को हमने क्लियर कर लिया। अब आता है आपका टॉपिक समरी ट्रायल। स्टार्ट करें समरी ट्रायल हम। बताओ बेटा, देविंदर, सीमा, किरण, स्टार्ट करें समरी ट्रायल हम। सर शुरू करो। समरी ट्रायल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने ही आने। मैं अभी भी बोल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कोर्स में भी हम इसको समरी ट्रायल को अच्छे से पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब देखो समरी ट्रायल कहने का मतलब इसको डिटेल में पढ़ो। जो ब्लू में लिखा है ना मैंने, ये ब्लू में नोट्स में मेंशन है, उसको अच्छे से करना। समरी ट्रायल आपका बेसिकली यूज किया जाता है केसेस के लिए जिसमें एक मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है 2 सालों तक, ठीक है ना। इसमें कोई भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होता 3 महीने से ज्यादा। अगर मान लो आपका केस, कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी आपका 3 महीने से अगर ज्यादा टर्म किया जा रहा है कन्विक्शन का, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर आपका केस 3 महीने से ज्यादा चला है तो इसमें कोई सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट की नहीं दी जाती, ऐसे समझो आप, ठीक है। कोई लिमिट नहीं अमाउंट ऑफ फाइन का इम्पोज करने का। अब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऑफेंस को ट्राइड किया गया समरी वे में। देखो इस ये जो ऑफेंस है आपके डेथ से पनिशेबल नहीं है। ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, यानी कि आपको इसमें डेथ नहीं दी जाती, बस इम्प्रिजनमेंट होती है लाइफ की या फिर कितने 2 सालों से ज्यादा। वैसे भी इंडिया में क्या आईपीसी में क्या रखा है कि आपको जो डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती, ठीक है ना। आपको क्या दिया जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, 14 ईयर्स होता है। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये समरी ट्रायल में थेफ्ट आ गया बेटा। थेफ्ट में कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी के तो 200 रुपए से ज्यादा का आपका पेनल्टी नहीं लगेगी। कोई आपने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया रखा हुआ अपने पास तब भी 200 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। कोई आपने डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी किया है तो भी आपका 200 रुपीज से ज्यादा नहीं लगेगा। ये सारे के सारे ऑफेंस किस में आते हैं, 454 456 ऑफ आईपीसी में आते हैं। कोई इंसल्ट किया आपने, ब्रीच ऑफ पीस का किया है, क्रिमिनल इंटिमिटेशन किया, ये आईपीसी 506 में आएगा। कोई आपने फोरगोइंग ऑफेंस किया है जिसमें एक अटेम्प्ट एक ऑफेंस है। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ फोरगोइंग ऑफेंस किया मतलब ऑफेंस, कोई आगे आने वाले ऑफेंस के लिए आप अबेटमेंट कर रहे हो, उत्साह रहे हैं, तो ये भी आपका किस में आएगा, समरी ट्रायल में आएगा। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर की। समरी ट्रायल में 2 से ज्यादा साल की सजा होती है। इसके बाद जो समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल में आपका थेफ्ट आता है, छोटे मोटे क्राइम्स आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है ना। या फिर अबेटमेंट आ गया, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस आ गया। अब बेसिकली समरी ट्रायल करता कौन है, देखो मैंने बताया रखा है। मजिस्ट्रेट में 4 कैटेगरी है। फर्स्ट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो गया।
मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन कहने का मत, देखो चीफ जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट का मेट्रोपॉलिटन कहने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट? वो बताओ बेटा। प्लेस जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है सर। थोड़ा बहुत कट वो सही है, पर वन एकदम मिलियन एग्जैक्ट 1 मिलियन तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाता है, और वहाँ के मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, और उनका रैंक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बराबर होता है शायद। आपका बेटा देवेंद्र आंसर इसमें क्या रहेगा? सर जानकारी उतनी अच्छी नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहने का मतलब है आपका जो एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, देखो इसको मैं कहना नहीं चाहता बट कहते हैं कि जहाँ पे मेट्रो चलती, बेसिकली आपके पूरी इंडिया में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। एक दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है ना, एक चेन्नई है आपका, ठीक है ना, और एक आपका कोलकाता है। तो बेसिकली जो 4 सिटीज है इन्हें मेट्रोपॉलिटन माना जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन यानी कि जैसे दिल्ली का कोई मैजिस्ट्रेट। इसके बाद देखो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो स्पेसिफाई किया गया हाई कोर्ट से, ये सारे के सारे क्या करा सकते हैं? समरी ट्रायल करा सकते हैं। किसके अंडर? सेक्शन 260 सब सेक्शन 1 के अंडर। यहां तक क्लियर है? आगे चले बेटा हम। बताओ बेटा, आगे चले। बोलो बेटा सीमा देवेंद्र, आगे चलें कि बोरिंग लग रहा है? चलिए चलिए सर। सर। अब देखो, अब आता आपका, मैंने आपको बता दिया क्या हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। समरी ट्रायल पढ़ा। समरी ट्रायल में बेसिकली 2 ईयर से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट होती है। समरी ट्रायल में बेसिकली आपके क्या क्या केसेस आते हैं? स्टोलन प्रॉपर्टी, थेफ्ट हो गया, स्टोलन प्रॉपर्टी को रखना और रिसीव करना, ये सारे समरी ट्रायल में आते हैं। इसके बाद किसी को अमेंडमेंट कराना किसी ऑफेंस के लिए, कोई कमिट करना ऑफेंस के लिए, ये सारी किस्म आती है समरी ट्रायल में आती है। अब इस समरी ट्रायल के बाद हमने क्या पढ़ा? कौन समरी ट्रायल करा सकता है? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करा सकते हैं? समरी ट्रायल को कंडक्ट करा सकते हैं। अब बेटा बार्गेनिंग करें हम, प्ली बार्गेनिंग। देखो प्ली बार्गेनिंग बेसिकली इसको चार्ज बार्गेनिंग और सेंटेंस बार्गेनिंग बोला जाता है। अगर किसी पर्सन को चार्ज किया गया क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, तो बेसिकली ये जो प्रोसिक्यूशन है वो लेसर पनिशमेंट की नेगोशिएट करेगा। उससे प्ली बार्गेनिंग यानी कि बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट करना, कम में लाना, ठीक है ना। इट में इन्वॉल्व द बार्गेनिंग ऑन चार्ज और इन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब ये बार्गेनिंग होना चाहिए आपका चार्ज में और क्वांटम ऑफ सेंटेंस में। अब बेसिकली कुछ केसेस है प्ली बार्गेनिंग के जिससे अलाउड किया गया, जो लिमिट होते हैं। इसमें बेसिकली एक समवन है, जो समवन इसको चार्ज किया गया ऑफेंस के लिए, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा डेथ सेंटेंस के, लाइफ सेंटेंस और प्रिजन अबो 7 years कैन मेक यूज ऑफ सच दिस स्कीम। कहने का मतलब है जिसको कोई डेथ पेनल्टी दी जा रही है, कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, या फिर 7 सालों से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है, तो इस स्कीम का यूज कर सकता है। किसका? प्ली बार्गेनिंग का। किसके लिए होता है बेटा? डिफेंडेंट के लिए होता है। डिफेंडेंट किसको मतलब किससे एक अपील करेगा? अपील करेगा मैजिस्ट्रेट से। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्ली बार्गेनिंग किसको प्रोवाइड करेगा? डिफेंडेंट को। किस केसेस में? जब आपका इम्प्रिजनमेंट हो रहा है डेथ के लिए, इम्प्रिजनमेंट आपका लाइफ के लिए है, या फिर 7 years एक्सीडिंग है, या फिर आपकी डेथ पेनल्टी है। क्लियर है बेटा? आगे चले हम। प्ली बार्गेनिंग आ गया सबको समझ में?
बताओ सीमा, आ गया क्लियर? आगे चले हम। हाँ जी सर, आगे। अब देखो इसके बाद क्या क्या आता है। प्ले बार्गेनिंग के लिए अक्यूज को फॉल नहीं होना चाहिए किन केसेस में? कौन सा देखो आप। सबसे पहले मैं, हाँ, मैक्सिमम सेंटेंस, सॉरी मैंने ध्यान से देखा नहीं था। जिनके पास जो ऑफेंस आ रहा है वो अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कोई डेथ। कहने का मतलब है प्ले बार्गेनिंग किस किस केस में अवेलेबल नहीं है, ये है, ठीक है ना। किस किस केस में अवेलेबल नहीं है? जिसको 7 ईयर से ज्यादा की ऑफेंस है उसको प्ले बार्गेनिंग अवेलेबल नहीं होगा। या फिर किसी ने 14 ईयर से बिलो कोई क्राइम किया है उसे प्ले बार्गेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। किसी अक्यूज को कन्विक्टेड किया गया सेम ऑफेंस के लिए उसे प्ले बार्गेनिंग नहीं दिया जाएगा। कोई ऑफेंस अफेक्ट कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री तो उसे प्ले बार्गेनिंग नहीं दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे चले हम। ये जो ऑफेंस कर रहा है अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, ये बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक कंट्रीज में जैसे कि आपका जो जीडीपी है, जीडीपी को इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। जैसे विजय माल्या ने किया, नीरव मोदी ने किया, इतने सारा अमाउंट लेके भाग गए, तो बेसिकली इन्हें प्ले बार्गेनिंग नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें क्या क्या बता रखा है। जो कोर्ट है इशू करेगा नोटिस किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो इन्वेस्टिगेट करेगा एक्यूज और विक्टिम को पार्टिसिपेट करने के लिए मीटिंग में। अब बेसिकली इसमें क्या है, कोर्ट अवार्ड करेगा कंपनसेशन किसको? विक्टिम को, ठीक है ना। ये बेसिकली जो बेनिफिट एक्यूज का है किस में पढ़ेंगे? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये है सी में बेटा, सीआरपीसी में ही है, ठीक है ना। अब पार्टीज को हियर करने के बाद कोर्ट फाइंड करेगा कि मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। अभी मिनिमम आफ्टर पार्टीज के हियरिंग के बाद कोर्ट फाइंड करेगा जो ऑफेंस है कमिटेड का वो ज्यादा नहीं होना चाहिए मिनिमम पनिशमेंट के, यानी कि 1/4 मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं अब। बताओ बेटा सीमा देवेंद्र, आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है क्या? ठीक है सर। अब देखो कोर्स है, कोर्स तो कंप्लीट करना है ना, हम छोड़ तो सकते नहीं उसको। अब देखो इसके बाद आता है, हमने ट्रायल पढ़ा, ट्रायल के बाद आता है आपका समरी। ट्रायल को भी पढ़ लिया। समरी ट्रायल के बाद हमने प्ली बार्गेनिंग को पढ़ा। प्ली बार्गेनिंग के बाद आता है आपका मेंटेनेंस। अभी बेसिकली मेंटेनेंस होता क्या है? मेंटेनेंस किसी को आइडिया बेटा? हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एलएलबी फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस, एक बुक में पढ़ा था, बल्कि दो हाँ बुक जी में पढ़ा सर। था। एक किसमें हिंदू। पढ़ा था? हाँ वेरी गुड, हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों में पढ़ा था। हाँ जी मेंटेनेंस किस किस को दिया जाता था सीमा, आपको कुछ आइडिया? सर, वो वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स को। डिपेंडेंट को। हाँ जी, डिपेंडेंट। तो बेसिकली मेंटेनेंस किसके लिए होता है? वाइफ, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स के लिए होता है। ये आपका हाँ जी। सेकुलर है, इसमें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करेगा किसको? मेंटेनेंस को, ठीक है ना। कि वो मंथली अलाउंस दे अपने वाइफ, बच्चा, पेरेंट्स को, ठीक है ना। अभी अमाउंट ऑफ अलाउंस कुछ फिक्स नहीं होता। अभी इसमें मेरे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मेंटेनेंस सीआरपीसी में क्यों आ रहा है? क्या इसका यूज है? मतलब मेंटेनेंस किसके लिए? अक्यूज पर्सन के लिए, डिफेंडेंट के लिए, किसके लिए मेंटेनेंस? सर बताओ। डिफेंडेंट के लिए है ना सर ये। जो 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 सर जो, ठीक है हम्म। सर। जो बताओ बेटा आप। जो जिनको छोड़ा गया है उनको मिलेगा, जैसे वाइफ है, चाइल्ड है, पेरेंट्स हैं। तो डिफेंडेंट तो जेल में, वो कैसे मेंटेनेंस देगा? वो डिनाई कर रहा होगा ना देने के लिए। अरे तो बेटा वो सिंपली जेल में है ना, फिर वो कैसे देगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। वो तो कुछ अर्निंग कर नहीं रहा। अब उसको जेल में डाल दिया, कोई वर्क फ्रॉम होम थोड़ी ना कि दे पाएगा। आप खुद सोचो ना इस चीज को। बताओ देवेंद्र, कुछ आइडिया? सर उसके प्रॉपर्टी से, उसके उसके प्रॉपर्टी से, उसके डिपॉजिट से तो अर्निंग होती है ना सर। हम्म।
करेक्ट है। उसका वो कोर्ट निर्धारित कर देगा कि उस इनकम का 30%, 20% जो कुछ भी है इनको देना है मेंटेनेंस के रूप में, तो देना है, तो आएगा उसके पास। करेक्ट है, काफी हद तक सही है, एकदम ठीक बोल रहे हो आप। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो सब मेंशन है, ठीक है ना, मेंटेनेंस के नीचे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। बेसिकली मेंटेनेंस किसके बिहाफ पे होता है? डिफेंडेंट के। डिफेंडेंट को एक ऑर्डर पास किया जाएगा किसके थ्रू? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करेगा? पास करेगा ऑर्डर किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। इसमें बेसिकली आपको एक मंथली अलाउंस दिया जाएगा, वाइफ को, चाइल्ड को, पेरेंट को। अभी बेसिकली जो अमाउंट ऑफ अलाउंस है आपका फिक्स नहीं है, इससे मजिस्ट्रेट आपका फैमिली स्टेटस एंड कंडीशन को देखेगा, ठीक है ना, एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस टू सच पर्सन। क्लियर है बेटा? बेसिकली अब देखो, जो मेरा क्वेश्चन था कि वर्क फ्रॉम होम नहीं है, बेसिकली उसकी कंडीशन देखेगा। अगर वो अच्छे बिजनेस हाई क्लास से है तब उस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, उसको अरेस्ट कर दिया गया था, तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अपने वाइफ बच्चों, क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी अच्छा है, तो रिच क्लास से बिलोंग करता है, तो उसको एक मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। अब तो खैर उसको रिलीज कर दिया गया है। आगे चले हम। अब जो डिपेंडेंट है, कौन कौन लाइबल होते हैं मेंटेनेंस के लिए? वाइफ, माइनर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड, पेरेंट्स। अब वाइफ देखो, वाइफ अगर खुद से अपना मेंटेन नहीं कर सकती तो वाइफ को इंक्लूड, वाइफ में कौन कौन इंक्लूड है? डाइवर्स वाइफ या फिर जिसने शादी कभी की ही नहीं है। तो देखो, अगर वाइफ खुद से अगर अर्न कर रही है तो क्लेम नहीं करेगी मेंटेनेंस। वाइफ को मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से कब कब नहीं मिलेगा? जब वो कोई एडल्ट्री कर रही है। एडल्ट्री बेटा हमने ग्राउंड फॉर डाइवर्स पढ़ा था हिंदू लॉ में, मौज मस्ती होती थी, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर कोई अलग से अफेयर चल रहा है, वो एडल्ट्री होती थी। तो वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल कम नहीं होती अपने हस्बैंड से, जब वो कोई एडल्ट्री है, उसने रिफ्यूज कर दिया उसके साथ रहना, या फिर वो अलग से रह रही है अपनी अपनी कंसर्न से, या पति और अपने कंसर्न के साथ। अब ये रिलेशनशिप आपका जो मैरिज का, इसमें एसेंशियल मैरिज फाउंड नहीं हो रही, लिविंग रिलेशन, देन अ वुमन इन अ लिविंग इन अ रिलेशनशिप कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस। कहने का मतलब है, अगर कोई वुमेन लिविंग रिलेशनशिप में चल रही किसी और के साथ, तो मेंटेनेंस के लिए लायबल कर सकती है। अब इसी केस में वाइफ और सरेंडर कर सकते हैं अगर उसकी इच्छा है, तो मजिस्ट्रेट उसके सरेंडर को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, कैंसिल कर देगा। अगर वाइफ को नहीं चाहिए मेंटेनेंस तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? उसकी मेंटेनेंस को कैंसिल कर सकता है। अब इसमें केस है बेटा कल्याण दे चौधरी वर्सेस रीटा दे, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या बोला गया? मेंटेनेंस कोई प्री फिक्स नहीं होता है, इसको डिसाइड किया जाता है किसके पार्टीज के स्टेटस से। ये बेसिकली डिसाइडेड अपॉन होता है कुछ फैक्ट्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। इसके बाद एक और केस बोला गया सालिजा वर्सेस कोबाना। इस केस में बेसिकली कोर्ट ने बोला कि वाइफ अगर कैपेबल है और एक्चुअली अर्निंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर कैपेबल अर्निंग और अगर एक्चुअली वो कर रही है तो सेम फ्रेम में नहीं आए, ठीक है ना। अगर वो एक्चुअली अर्निंग है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और कैपेबल है ऑफ अर्निंग के तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ये केस में बोला जा रहा है सालिजा वर्सेस कोबाना में। अब इसके बाद देखो मेंटेनेंस टू माइनर आता है। मेंटेनेंस माइनर को कब दिया जाएगा? जब 18 साल से कम है। पर्सन मेंटेनेंस के कब लायबल होगा? या फिर वो लेगिमिटेट हो इलेगिमिटेट हो। ये बेटा याद है हिंदू लॉ में पढ़ा था, लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट। बताओ देवेंद्र सिंह, याद है आपको लेगिमिटेट इलेगिमिटेट की भूल गए आप? नहीं, याद है सर, याद है। मैंने जो वैध बच्चा है, जो सही शादी से सही बच्चा हुआ है, वो लिजिटिमेट बॉर्न होगा सर। आफ्टर द मैरिज लेगिमिटेट और बॉर्न बिफोर द मैरिज इलेगिमिटेट, ठीक है ना। जायज और नाजायज करा था हमने। अब मेंटेनेंस टू माइनर चाइल्ड देखो, हाँ ये अगर मान लो अगर फादर अपने ये मेंटेनेंस टू मेजर चाइल्ड कर लो बेटा, पर्सन को लायबल पाया जाता है मेंटेन मेजर चाइल्ड करने के लिए अगर उसने मैरिड नहीं किया है।
मैरिज के बाद हस्बैंड ही गार्डियन है वाइफ का। मैरिज तक फादर को ही गार्डियन माना जाता है, केयर टेकर माना जाता है मेजर गर्ल का। फादर को लायबल किया जाएगा मेंटेनेंस के लिए अपने मेजर सन के लिए जब उसकी मेंटल कंडीशन या फिजिकली अब नॉर्मल है वो तब। और इसके बाद अगर मान लो उसको पैरालाइज हो रखा है तो इसमें अनेबल उसको मेंटेन करना। अब देखो फिर आता है मेंटेनेंस टू पेरेंट्स की लायबिलिटी ड्यूटी है पर्सन की कि वो अपने फादर को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, अगर वो अनेबल है मेंटेन देमसेल्फ के, अभी आपका किस में आ रहा है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ठीक है ना। ये क्या बोलता है कि मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज पेरेंट्स का होना चाहिए इसलिए नहीं कि वो मेंटेन हो कर सकते, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर सकते इसीलिए उनका मेंटेनेंस होना चाहिए। अब इसके बाद देखो, अगर मान लो कोई पर्सन फेल है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए तो कोर्ट क्या करेगा, इश्यू करेगा एक वारंट किसके लिए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ के लिए, ठीक है ना। उसको वेव ऑफ नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद बेटा आगे चले हम, बताओ सीमा देवेंद्र, करे आगे कि इतना रखूं, आज के लिए थक गए आप सब। ये नए नए टर्म है बेटा, ये आपके उसमें है ये सारे सेक्शन। डबल जियोपार्डी किसी ने पढ़ा बेटा, आपने, आपको आइडिया है डबल जियोपार्डी क्या कह रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल जियोपार्डी एंड कंपोलिश। बताओ बेटा, किसी को आइडिया है इसमें। नहीं सर, हमें तो नहीं है सर। पता है क्या यार, देवेंद्र जी आपके कोर्स में अभी मैं छुड़वा तो सकता नहीं इसे। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, देखो को आज की क्लास में इतनी रखूं फिर कुछ और चीज दिखाऊं आपको, यहीं तक छोड़ते बेटा। नेक्स्ट क्लास में ये लास्ट थर्ड जो होगी ना क्लास, वो लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में पूरा करा दूंगा मैं। बताओ सीमा, आज के लिए इतने रखे हम। देखो आप बेसिकली जो ये डबल, एक मैं कोर्स में दिखा देता हूँ, ये सारे आपके बेटा डबल जियो पार्टी हो गया, अभी दिखाता हूँ और क्या क्या करना है आपको। ये एक मिनट, एंको पुलिस, इसके बाद ही नए टर्म है यार ये। अनसाउंड माइंड के लिए कोई प्रोविजन आ गया, जजमेंट आ गया आपका, फिर आ गया अपील। अपील तो हमने पढ़ा था बेटा, अपील याद है सबको। अपील आपका कोर्ट ऑफ सेकंड अपील, सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ जज, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से अपील, ये सारी चीजें थी। फिर रेफरेंस और रिवीजन, ये तो खैर पढ़ा रखा है मैंने, इसको जल्दी से कर लेंगे। बेल इंपॉर्टेंट है, बेल एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ बेल ये कर लेंगे। डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। देखो यहाँ है बेटा, दिखा आपको देवेंद्र ये स्क्रीन में। मैंने इस हाँ पीडीएफ सर। से ही इस पीडीएफ से ही क्यों पढ़ा है, इसका एक रीजन है। बेसिकली इसी पीडीएफ में मुझे क्या मिला, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, इसी के लिए मैंने इसको पढ़ा है। इसके बाद एक जो ये रहा, एक एक्ट बताता हूँ, ये रहा लास्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये बेटा चाइल्ड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस्ड है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ प्रोबेशन एक्ट 1958, ये आपके क्या है कोर्स में, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा बेल को कराऊंगा, जुवेनाइल जस्टिस और प्रोबेशन एक्ट 1958। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब एक मिनट रुको आप, मैं दिखा देता हूँ आपको ये सारी चीजें। सीमा चली गई है लगता है।
सेकंड ईयर के बच्चे क्लास नहीं लेते, दिक्कत होगी बेटा। जो क्लास नहीं ले रहा है ना, ऐसे दिक्कत हो जाएगी सबको। हम्म। देखो आप एक बार, दिखा बेटा आपको ये? हाँ, दिखा दिखा सर। एक बार देवेंद्र? ठीक है ना, तो ये है बेटा, क्रिमिनल प्रोसीजर में है, इसी के लिए मैं करा रहा हूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है ना, और आगे चल के यूज भी है आपका उसके। तो सेक्शन 484 तक तो बेल था, बेल है। फिर इसके बाद देखो जूनिलाइज जस्टिस ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये सब है बेटा इसमें। ठीक है ना, तो मैं कोई अलग चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोर्स से सिमिलर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो बेसिकली लास्ट क्लास रह गया आपकी, लास्ट क्लास जो है वो संडे है। संडे किसकी? इसकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। सीआरपीसी के बाद बेटा मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज करा दूंगा स्टार्ट। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। उसके बाद लास्ट आपके दो रह जाएंगे बुक, एक लीगल थ्योरी और एक टैक्सेशन लॉ। टैक्सेशन लॉ में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे 1 महीना लग जाएगा पूरा। मान के चलो आप पूरा जुलाई आपका टैक्सेशन लॉ ही चलेगा। जुलाई के एंड तक मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। अगर टाइम रहा तो हम 1-2 रिवीजन क्लासेस अगस्त में करा लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं इतने रखूं। इसी पीडीएफ को पढ़ना है, जो पीडीएफ प्रोवाइड है, यही पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का पीडीएफ में नेक्स्ट क्लास में आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखे हम। ठीक है सर। ठीक है ना। सर। बच्चे पता नहीं तो सेकेंड ईयर में ज्वाइन क्यों नहीं होते। किरण भी चला गया। ठीक है देवेंद्र, फिर आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, हम ठीक जा है सर, सकते बाय हैं। सर। बाय बेटा, बाय।